हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग अपने बिजनेस स्टडीज़ के 5th चैप्टर यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर है उसका एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जी हाँ, इससे पहले ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की मीनिंग और प्रोसेस हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के पहले वीडियो में। इस वीडियो में हमारा मेन मकसद है समझने का कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने तरह के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं। इस टॉपिक में बहुत सारे माइन्यूट छोटी छोटी चीजें हिडन है जिनसे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि अरे ये टॉपिक कहां था। तो प्लीज इस टॉपिक को आप लोग एंड तक देखिए, डिटेल में देखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक को आपको हम डिटेल में समझा पाएं। तो इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिए। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले ये देखिए। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा। देखिए हर चीज का ढांचा होता है। एक घर का ढांचा होता है, मकान होता है, जैसे उसमें विंडोज होते हैं, डोर्स होते हैं, उसकी अलग अलग पोजीशंस होती हैं। ह्यूमन बॉडी है, बॉडी की भी एक स्ट्रक्चर है कि हमारा हेड यहाँ पे है, हमारे नोज यहाँ पे है, हमारा चेस्ट यहाँ पे है, हैंड यहाँ पे है, स्केलेटन है, हड्डियां हैं। हर चीज का एक स्ट्रक्चर बना है। उस स्ट्रक्चर के आधार पे हम बताते हैं कि ये ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर है, ये इंसान का स्ट्रक्चर है। ये अगर किसी जानवर का स्ट्रक्चर है तो उसकी हड्डियां अलग जगह पोजीशन में होंगी, तो वो एक एनिमल का स्ट्रक्चर है। एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अलग होता है। उसी तरह जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग जगह हमारी पोजीशंस है, हैंड की पोजीशन है, हेड की पोजीशन है, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी जो वर्क करने वाले लोग होते हैं वो अलग अलग पोजीशंस पे वर्क करते हैं और सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जैसे हमारी हड्डियां भी जुड़ी हुई हैं आपस में। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा हाथ 2 किलोमीटर दूर कहीं रखा हुआ है, हम जाके उठा के लगाते हैं। हमारा इस तरह से हर जगह से इंटरकनेक्टेड है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लोग आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जबकि उनकी जॉब पोजीशंस अलग अलग है, उनका वर्किंग अलग अलग है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और सब मिलके काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? यह है नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन। नेटवर्क मतलब नेटवर्क क्या होता है? जहां लोग जुड़े होते हैं आपस में। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन सबकी जॉब पोजीशन अलग अलग है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। अब जिस जॉब पोजीशन पे आदमी काम कर रहा है, जो भी उसकी पोजीशन हो, मैनेजर का हो, स्टाफ का हो, क्लर्क का हो, प्यून का हो, प्रेसिडेंट का हो, डायरेक्टर का हो, जिस पोजीशन पे भी वो काम कर रहा है, उसकी उस पोजीशन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कुछ ना कुछ, और उसके पास कुछ ना कुछ पावर्स यानी अथॉरिटी है। मतलब हर जॉब पोजीशन की पावर, अथॉरिटी और आपस में जो इंटरकनेक्टिविटी है यानी नेटवर्क है, इन सब को अगर हम एक साथ मिलाकर देखते हैं तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब एक डेफिनेशन एक लाइन में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस। देखिए क्या लिखा है मैंने यहां पे, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल्स लेवल होते हैं, सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, फ्रंटलाइन लेवल, सब एक ही होता है। जो ये नीचे का सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल, फ्रंटलाइन, ये सब एक ही लेवल के नाम हैं। तो ये सब क्या है? आपस में जॉब पोजीशन है और सब कनेक्टेड है, तो इसको बोला गया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही एक मैनेजर को अपने फंक्शन परफॉर्म करने हैं, उसी के अंदर काम करना है, उसके बाहर वो काम नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है? फोटो देखा है आपने? फोटो की फ्रेम होती है ना, फोटो उसी के अंदर होता है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में भी एक फ्रेमवर्क होता है, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, सब लोग उसी के अंदर जब हम काम करते हैं, जब मैनेजर वर्क करता है, ऑपरेशंस करता है, तो उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो दूसरा डेफिनेशन मैंने यहां लिखा है, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। तो यहां पे हमने दो डेफिनेशन देख लिया, आई थिंक क्लियर है। पहला डेफिनेशन नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल। दूसरा फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। अब मैनेजर है, वो काम कर रहा है, तो एक मैनेजर अपने साथ बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स को रखता है काम करवाने के लिए। अब अलग अलग मैनेजर की अलग अलग मैनेजरियल स्टाइल होती है। एक मैनेजर है जो 100 सबऑर्डिनेट्स के साथ काम कर लेता है, एक मैनेजर है केवल 10 लोगों के साथ काम करता है। तो एक मैनेजर
कितने स्टाफ या कितने सबऑर्डिनेट्स को लेके वर्क कर रहा है, उसका जो दायरा है जिसके अंदर वो लोगों को लेके काम कर रहा है, उसको बोला जाता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए क्या लिखा वहां पे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक मैनेजर जो मैनेजमेंट कर रहा है उसका दायरा कितना है, वो 10 लोगों के साथ काम कर रहा है या 200 लोगों के साथ काम कर रहा है या 100 लोगों के साथ काम कर रहा है। जितना ज्यादा उसका दायरा उतना बड़ा उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, एक सुपीरियर कितने सबऑर्डिनेट्स को लेकर के वर्क कर रहा है, वो उसका स्पैन है। अब स्पैन कैसा है, हमारा स्पैन बड़ा है छोटा है, ये कैसे डिपेंड करता है। देखिए जब हमारा नैरो स्पैम होता है, नैरो स्पैम का मतलब क्या होता है कि हम मैनेजर कम लोगों को लेके काम करता है। जब कम लोगों को लेके काम करेगा तो जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो टॉल होगा। देखिए हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। टॉल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, टॉल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जैसे कि एक मैनेजर है, हम बोर्ड पे थोड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। एक मैनेजर है यहाँ पे, उसने केवल 5 लोगों को अपने नीचे काम पे रखा है, 5 लोगों को लेके काम पे रखा हुआ है। अब इसके नीचे भी 3 लोग, अब इसके नीचे भी 3 लोग, तो ये क्या बहुत लंबा चला जाएगा इस तरह से स्ट्रक्चर बनते बनते। तो ये क्या हो गया, नैरो स्पैन टॉल स्ट्रक्चर। वहीं पे अगर मैनेजर इफिशिएंट है और उसने अपने अंदर में 50 लोगों को वर्क करा दिया, मान लीजिए 50 लोगों को ऐसे ऐसे करके हमने 50 लोगों को बना दिया, तो यहां पे ये जो स्पैन होगा ये फ्लैट होगा, ये फ्लैट होगा। मतलब अगर वाइड स्पैन है, वाइड स्पैम है तो हमारा स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, वहीं नैरो स्पैम है तो हमारा स्ट्रक्चर टॉल होगा। तो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट हमारा बताता है कि हमारा स्ट्रक्चर टॉल है या फिर हमारा स्ट्रक्चर फ्लैट है। तो अगर नैरो स्पैम है तो टॉल स्ट्रक्चर, अगर वाइड स्पैन है तो फ्लैट स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर कैसा हुआ। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमारा बता रहा है कि एक सबऑर्डिनेट कितने, एक सीनियर कितने सबऑर्डिनेट्स को लेके वर्क कर रहा है। अब यहां पे सवाल उठता है, सर एक सीनियर कितने सबऑर्डिनेट्स को लेके वर्क कर सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम ये दे सकते हैं कि ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। उन फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें तो हम बता सकते हैं, जैसे एग्जांपल कि अगर मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट है तो वो ज्यादा लोगों के साथ काम कर सकता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट में मैनेजर बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, कम इंटेलिजेंट है या फिर बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो थोड़े थोड़े लोगों को लेके काम करेगा। तो हुआ क्या, देखिए डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजर्स, उसकी कितनी क्षमता है, उसकी कितनी इंटेलिजेंस है, पहली बात। दूसरी बात, कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज। देखिए अगर कैपेसिटी ऑफ एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजर हम देख रहे हैं तो हमको एम्प्लॉइज की भी देखनी होगी। अगर आपके यहाँ पे बहुत एकदम एक्सेलेंट एम्प्लॉइज हैं, आपके यहाँ के एम्प्लॉइज बहुत कैपेबल हैं, कैपेसिटी उनकी बहुत अच्छी है, तो एक मैनेजर ज़्यादा लोगों को संभाल सकता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा कैपेबल नहीं है, हर वक्त सुपरविजन की जरूरत पड़ रही है, उनको बार बार देखना पड़ रहा है, तो स्पैन छोटा होगा। तो मतलब कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजर एंड एम्प्लॉइज दोनों का इफेक्ट पड़ता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट पे। तो आप देखिए हमने साथ में लिखा है, लेकिन आप लोग इसको 2 अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे, कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजर, कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज। सेकेंड, ट्रस्ट। एक मैनेजर कितना ट्रस्ट करता है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर। अगर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है तो ज्यादा लोगों को लेकर काम कर सकता है, लेकिन उसको ट्रस्ट ही नहीं है अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, उसको लगता है ये आदमी ढंग से काम नहीं करेगा, इस आदमी को हमको वॉच करना चाहिए, तो ज़्यादा लोगों के साथ अगर वो काम करेगा तो सबको देख नहीं पाएगा, तो वो कम लोगों के साथ काम करता है। तो ट्रस्ट भी डिपेंड करता है। लास्ट, नेचर ऑफ जॉब। अगर रूटीन वर्क है, डेली एक जैसा काम हो रहा है, तो ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज किया जा सकता है क्योंकि सब एक जैसा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स वर्क हो, कॉम्प्लेक्स वर्क का मतलब ऐसा वर्क जिसमें हर समय कुछ नई चीजें आती रहती हैं, कुछ अलग अलग सिचुएशंस आ रहे हैं, जिसमें हर समय गाइड करने की जरूरत पड़ रही है लोगों को, अपने नीचे एम्प्लॉयज को, तो वहां पे छोटा स्पैन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा स्पैन कैसा होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। अब एक अगला टॉपिक जो है वो ये है कि सर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर में लेवल्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये इसलिए माना जाता है क्योंकि सबकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है, सबको पता है कि किसको क्या काम करना है, सबकी ड्यूटीज क्लियर हैं,
इसीलिए सब डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बेटर कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन कर सके, एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। दूसरा, जो रिसोर्सेज हैं, देखिए 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, हम लोगों ने डेफिनेशंस के समय पढ़ा था डिटेल्ड में। 3 तरह के रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। इन तीनों रिसोर्स को हम ज़्यादा डीपली अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से अरेंजमेंट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अच्छे से इनको वॉच करके अपनी वर्किंग कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं, कौन सा व्यक्ति कितना काम कर रहा है या कौन सा व्यक्ति ने काम सही से नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं उसके काम को। आप लेवल्स को देख सकते हैं कि कितने लेवल्स पे कितने लोग हैं, कितना काम कर रहे हैं, एक मैनेजर कितने लोगों को लेके काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कैसा हो रहा है, फॉर्मल वे में हो रहा है कि इनफॉर्मल वे में हो रहा है। देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो फिलहाल हुआ क्या, समराइज करते हैं। जो ये स्लाइड है उसको देखिए, यहां पे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। तो हुआ क्या, हम लोगों ने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा इस स्लाइड में पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकंड चीजें हमने देखी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। सेकंड, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपके लिए नोट्स लिख देते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के टाइप्स में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक और आता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग या रिलेशन अमंग द एम्प्लॉयज। तो वो जो टॉपिक है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में, इस वीडियो में हम लोग इस पार्ट में फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट एंड फंक्शन अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तब हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर ये दो मिले। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉयज, कि किस तरह से एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशन है, तो उस टॉपिक को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे स्ट्रक्चर हम बताएंगे, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, तो उसके बारे में हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आते हैं हम लोग स्ट्रक्चर टाइप्स में, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए वो फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, हम ये दो टाइप्स जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी के पास कितने प्रोडक्ट हैं, कंपनी वर्किंग कैसे कर रही है, उसने डिपार्टमेंट कैसे बांटे हैं अपने यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग वर्क करते हैं तो हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर बताते हैं। तो अगर देखिए आपके पास सिंगल प्रोडक्ट है, चाहे जितना भी आपका स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो, आप कितनी दूर तक प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं जियो मोबाइल्स, जियो टेलीकम्युनिकेशन, तो केवल जियो इस वक्त मोबाइल फोन्स में है, ठीक है। अब जब एक ही तरह का प्रोडक्ट है तब हम लोग उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग पे डिपार्टमेंट बांटते हैं। एक ही प्रोडक्ट है, फंक्शन के अकॉर्डिंग में डिपार्टमेंट बांट दिए, जैसे कि सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। देखिए प्रोडक्शन इज अ फंक्शन, मार्केटिंग एक फंक्शन है, सेल्स एक फंक्शन है, फाइनेंस एक फंक्शन है। जब हम फंक्शन के आधार पे बांटते हैं कामों को तो उसको बुलाता है फंक्शनल डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए लिखा हुआ है एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और जॉब्स, एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शंस और जॉब्स। जब एक फंक्शन की चीजें हम एक डिपार्टमेंट पे रख दिए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे प्रोडक्शन मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ जितना काम हो, प्रोडक्शन में कौन कौन सा काम हो सकता है, प्रोडक्शन में प्रोसेस हो सकता है, किस तरह से हम लोग प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, रिपेयर्स हो सकता है, भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मशीन्स है और भी आपके यहाँ इक्विपमेंट्स है, उन सब के रिपेयर्स हो सकते हैं। और प्रोडक्शन में क्या हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल, तो जैसे क्वालिटी हो गया,
प्रोसेस हो गया, रिपेयर्स हो गया, ये सब प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ काम है। तो हमने ये सारा काम उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर डाल दिया। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन फंक्शन फंक्शनल स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं? सेल्स, एडवर्टीजमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें मार्केटिंग में आती हैं। तो इन सब चीजों को हमने एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना के रख दिया, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ गया। फाइनेंस में क्या आ गया? कैपिटल, लोन, लीज, ये सारी चीजें आ गई फाइनेंस में। अब फाइनेंस के अंदर हमने सारी चीजें रख दिया, तो फाइनेंस फंक्शन में आ गया। परचेज, अब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, ये सारी चीजें हमने परचेज डिपार्टमेंट में रख ली। तो हुआ क्या, जब हम लोग फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बांटते हैं तो उसको बोला जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। लेकिन आपके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, और आपने हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यूनिट लगा रखा है और उसमें डिवीजन कर रखा है, तो उसको बोला गया डिविजनल स्ट्रक्चर। मतलब डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट। आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सारा काम एक डिपार्टमेंट में, दूसरे प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ सारा काम दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसको क्या बोला गया? डिविजनल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन क्या है? एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब पतंजलि स्टोर है, ठीक है, पतंजलि स्टोर नहीं, पतंजलि कंपनी ले लेते हैं, बाबा रामदेव की जो पतंजलि है। तो पतंजलि में पतंजली दवाइयाँ भी बनाती है, पतंजलि कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, और पतंजलि अभी तो बहुत चीज़ें बनाने लगी है। फिलहाल हमने दो एग्जांपल लिया, मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स। अब मेडिसिन में मेडिसिन का प्रोडक्शन, मेडिसिन की मार्केटिंग, मेडिसिन का फाइनेंस, मेडिसिन का परचेज एक साथ मेडिसिन डिपार्टमेंट में। कॉस्मेटिक्स है, कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्शन, कॉस्मेटिक्स का मार्केटिंग, कॉस्मेटिक का फाइनेंस, कॉस्मेटिक का परचेज एक अलग डिपार्टमेंट में। तो हुआ क्या, हमने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिवीजन कर दिया, तो इसको बोला गया डिविजनल स्ट्रक्चर। ध्यान देने वाली बात है, जब आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर, आपके पास सिंगल प्रोडक्ट है पर फंक्शंस बहुत ज्यादा है तो फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब देखिए, ये दोनों चीजों को हमने समझ तो लिया। अब यहां सवाल उठता है, फायदा कौन ज्यादा पहुंचाता है, फंक्शनल या डिविजनल? तो अभी हम लोग जो अगला टॉपिक देखेंगे उसमें देखेंगे इन दोनों के एडवांटेजेस, इन दोनों के डिसएडवांटेजेस, और इसके बाद देखेंगे कि किस टाइप की कंपनी में कौन सा हमारा स्ट्रक्चर सूट करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले फंक्शनल से, फंक्शनल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी बोर्ड पे लिख देते हैं। आइए फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सूटेबिलिटी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो अभी हमने आपको बताया था कि जब हम लोग डिपार्टमेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग बांट देते हैं तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये फायदा होगा कि हम लोगों ने डिपार्टमेंट जो बांटा है वो फंक्शन के आधार पर बांटा है। जैसे कि प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ व्यक्ति केवल प्रोडक्शन का काम करता है, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उसमें। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। पहला तो ये फायदा हो गया कि आदमी जो डिपार्टमेंट में वर्क करेगा वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड वे में काम करेगा, बहुत बेहतरीन ढंग से वो अपना काम इतनी बार रिपीटेडली करता रहता है कि वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है। लेकिन यहीं पे मैंने सामने डिसएडवांटेजेस में लिखा है डिफिकल्ट इन गोल अचीवमेंट, डिफिकल्ट इन गोल अचीवमेंट। अब होता क्या है कि आदमी सिर्फ एक ही काम में स्पेशलाइज्ड है, उसको हम कहीं और नहीं ले जा सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर हमको कभी जरूरत पड़ गई कि गोल अचीव करने के लिए हम एक व्यक्ति से दूसरा काम ले लें तो ये काम बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आदमी अपने काम में स्पेशलाइज्ड है। तो कई बार गोल अचीव करने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि दोनों चीजों को बैलेंस में लेके चले। लेकिन फंक्शनल डिपार्टमेंट में एडवांटेजेस अगर है स्पेशलाइजेशन, तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इजी सुपरविजन। हमको पता है कि परचेज है, तो एक मैनेजर परचेज डिपार्टमेंट का है तो वो पूरी तरीके से केवल परचेज को देख रहा है, परचेज से जुड़ी हुई चीजों को देख रहा है, तो वो पूरी तरीके से फोकस है, वो केवल परचेज के बारे में कंसर्न है, तो वो आराम से परचेज से जुड़ी हुई सारी चीजों को देख लेगा। लेकिन वहीं पे होता क्या है, अब कई डिपार्टमेंट है, परचेज भी है, फाइनेंस भी है, मार्केटिंग भी है। अब हर डिपार्टमेंट का एक हेड है, हर हेड सोचता है कि मेरा डिपार्टमेंट में सब कुछ है। तो अगर डिपार्टमेंट्स के हेड में अगर ये एटीट्यूड आ गया कि आई एम द हीरो, आई एम द हेड, अंपायर मेरी वजह से चल रहा है पूरी तरीके से, तो हुआ क्या, तो यहाँ पे हेड का एटीट्यूड अगर आ गया तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव इंपैक्ट
डाल सकता है। तो देखिए हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को साथ लेके चल रहे हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। ये यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अगर इसका एडवांटेजेस है तो यही कभी कभी स्पेशलाइजेशन इसको गोल अचीवमेंट में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, क्योंकि एक ही चीज में आदमी स्पेशलाइज्ड है। दूसरा, हम इजीली सुपरवाइज करते हैं अपने डिपार्टमेंट को, लेकिन अलग अलग हेड्स के डिपार्टमेंट के अंदर अगर एटीट्यूड आ गया अपना हेड होने का तो वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, और वही चीज कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम करती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिसएडवांटेजेस। डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में केवल कंसर्न है, दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में कंसर्न नहीं है, तो वहां पे डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग, यहां मैंने लिखा है इजी कोऑर्डिनेशन, यहां पे लिखा है डिफिकल्ट इन कोऑर्डिनेशन। अब आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक ही पॉइंट यहां पे इजी कोऑर्डिनेशन है और वहीं पे आपने लिखा डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, तो डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन भी है, इजी कोऑर्डिनेशन भी है, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए इसका आंसर हम इस तरह बताएंगे कि ये डिपेंड करता है कि कंपनी में जो वर्कर्स हैं वो कितना इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं। देखिए हर डिपार्टमेंट को पता है कि मैं पूरी तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हूं। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि प्रोडक्शन होगा तभी हम सेल्स देंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट को पता है कि जब सेल्स बढ़ेगा तभी पैसा आएगा, मेरे पास फाइनेंस बनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जानता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट मुझे पैसा देगा तभी हम प्रोडक्शन करेंगे। तो अगर हर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है अच्छी तरीके से, तो वो कोशिश करेगा कि हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें ताकि मेरा डिपार्टमेंट भी अच्छे से वर्क करे। तो ये इस कंडीशन में अगर डिपार्टमेंट्स के हेड आपस में ऐसा एटीट्यूड रख के वर्क करते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे डिपार्टमेंट्स के हेड केवल अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचने लगे और दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे तो वहां पे कोऑर्डिनेशन कम हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कोऑर्डिनेशन को किस तरह से वहां पे किया जा रहा है। अगर सब डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को समझ रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इंटरडिपेंडेबिलिटी है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। लेकिन अगर उनके अंदर सेल्फ एटीट्यूड है तो वो कोऑर्डिनेशन में वर्क नहीं करेंगे। सेकंड, इंक्रीज इन मैनेजरियल एफिशिएंसी। हर मैनेजर को पता है कि वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अगला मैनेजर अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो अपने डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली पूरा वर्क करेगा, तो वो इफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि उसने कम पैसे में बेहतर काम कर दिया। तो हर डिपार्टमेंट अपने लिए फोकस्ड है, तो वहां पे क्या होगा, मैनेजर ज्यादा इफिशिएंट वे में वर्क करेगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या होता है, कई बार अगर हम ओवरऑल फंक्शन देखें, ओवरऑल फंक्शन, तो हर डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो यहां पे लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलता है कि मेरे पास पैसे देने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट बेच नहीं रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा कि हम इसलिए नहीं बेच रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसलिए प्रोडक्शन नहीं कर रहा है कि वो बोलता है परचेज डिपार्टमेंट हमको परचेज करके रॉ मटेरियल नहीं दे रहा है। तो हुआ क्या, यहाँ पे इन सब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू हो गया। तो आप कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाते हैं ये पता करने में कि असल में प्रॉब्लम कहां हुई। तो डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, तो डिसएडवांटेजेस में डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, वही एडवांटेजेस में क्या हुआ, इंक्रीजेस मैनेजर इफिशियंसी। अच्छा, एक और फायदा होता है इसमें, अगर एडवांटेजेस की बात करें, अगर ट्रेनिंग देनी होगी तो केवल अगर परचेज के लिए ट्रेनिंग देनी है तो हम केवल परचेज डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करेंगे और सबको छोड़ देंगे। तो हुआ क्या, परचेज डिपार्टमेंट में अच्छे से ट्रेनिंग हो जाएगी। ठीक, इसका उल्टा अगर मुझे प्रोडक्शन में ट्रेनिंग देना है तो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखेंगे और डिपार्टमेंट को छोड़ देंगे। तो हुआ क्या, जब हमको ट्रेनिंग देना है तो हम पूरी फॉर्म को न डिस्टर्ब करके, ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब न करके एक यूनिट को केवल उठा के काम करेंगे, तो उसमें ज्यादा बेहतर ट्रेनिंग हो पाएगी। तो यहां पे क्या हो गया, अच्छे से ट्रेनिंग और अच्छा अटेंशन भी देख पाएंगे कि हर फंक्शंस पे हम लोग अटेंशन देके वर्क कर पाएंगे कि हमारा प्रोडक्शन का काम अच्छे से हो रहा है, सेल्स का काम अच्छे से हो रहा है, मार्केटिंग का काम अच्छे से हो रहा है, फाइनेंस का काम अच्छे से हो रहा है। लेकिन कई बार एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए कोई चेंज आ गया, तो उस चेंज के अकॉर्डिंग सब लोग तो अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं, लेकिन कोई नई चीज आती है तो वहां पे चीजों को एक्सेप्ट करने में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। एम्प्लॉयज जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने आप को चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करते हैं, तो वहां इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो देखिए हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों को साइमल्टेनियसली देखा है। एक बार पॉइंट वाइज दोनों को देख लेते हैं। एडवांटेजेस, स्पेशलाइजेशन देता है, सुपरविजन इजी होता है,
कोऑर्डिनेशन भी अच्छा हो जाता है, देखिए कोऑर्डिनेशन दोनों में है, इंक्रीजेस मैनेजरियल इफिशियंसी, इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड प्रॉपर अटेंशन। वहीं डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिफिकल्ट इन गोल अचीवमेंट, डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड, देखिए यहाँ पे आप डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड पूरा लिखिएगा, डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब यह सवाल उठता है कि सर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने देख लिया, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में हमको ऐसा रखना चाहिए स्ट्रक्चर? तो इसका आंसर है कि जो ऑर्गेनाइजेशन सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में काम कर रहा है, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट, केवल एक ही प्रोडक्ट है उसके पास और उसी में वो डीपली वर्क कर रहा है, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनल स्ट्रक्चर पे जाना चाहिए। और एग्जांपल दे दें, और पॉइंट ले लेते हैं। अगर आपके यहाँ पे फंक्शन की स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, जो भी फंक्शन हो वो स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए जा सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें मेडिसिन्स में बहुत ध्यान देना होता है, उसमें हर चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखा जाता है, मिक्स किया जाता है। मेडिसिन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है तो उसको बहुत ही एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, वहाँ डॉक्टर्स की टीम होती है, तो जहाँ स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है वहाँ पे भी फंक्शनल स्ट्रक्चर लाया जा सकता है। तो आई थिंक फंक्शनल स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है। आइए डिविजनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं और देखते हैं कि उसकी सुटेबिलिटी कहाँ होती है। आप इसको नोट कर लीजिए तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर नोट कर लें। आइए बात कर लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सूटेबिलिटी। देखिए डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको बताया था कि जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हों तो हमको डिविजनल स्ट्रक्चर करना चाहिए। अब देखिए इसके फायदे क्या होते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा है और हमने डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बांटा है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो स्पेशलाइजेशन मिलेगी वो प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। देखिए फंक्शनल वाले में जो स्पेशलाइजेशन थी वो स्पेशलाइजेशन फंक्शन की थी, यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था स्टार्टिंग के वीडियो में कि पतंजलि है तो उसके एक डिपार्टमेंट में केवल मेडिसिन बनता है, तो वो डिपार्टमेंट पूरी तरीके से मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होगा। एक डिपार्टमेंट है वो कॉस्मेटिक्स में काम करता है तो वो पूरी तरीके से कॉस्मेटिक्स का स्पेशलिस्ट होगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे होता क्या है प्रॉब्लम कि जब आप प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं तो आपको बहुत रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रोडक्शन करना है तो मुझे एक प्रोडक्शन लगाना होगा मेडिसिन के लिए, एक प्रोडक्शन लगाना होगा कॉस्मेटिक्स के लिए, तो दो बार प्रोडक्शन का हमको डिपार्टमेंट बनाना होगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रोडक्ट है तो और भी ज़्यादा बन सकते हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेज मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ एक तरफ तो मेरा एडवांटेजेस है कि मुझे प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन मिल जा रही है, वहीं हमारा डिसएडवांटेजेस है कि इस टाइप के डिवीजन में मुझे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, डिपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, मुझे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए। सेकंड, यहाँ पे हमको पता है कि अगर मुझे कोई डिसीजन बनाना है, मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट को लेकर के कुछ हमको चेंजेस करने हैं, तो मुझे क्या करना है कि केवल उस डिपार्टमेंट में जाना है और डिसीजन लेके काम कर लेना है, मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो हुआ क्या, फास्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मुझे पता है कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि हमारे यहाँ मेडिसिन है, कॉस्मेटिक्स है, टेक्सटाइल है और भी दो चार प्रोडक्ट हैं, तो अगर कंपनी में लॉस हो रहा है तो मुझे पता चल जाएगा कि किस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। क्या मेरा मेडिसिन अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्या मेरा टेक्सटाइल अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्या मेरा कॉस्मेटिक अच्छा काम नहीं कर रहा है, कौन सा काम अच्छा नहीं कर रहा है, उससे हम लोग जाके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, वो अकाउंटेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इजिली हम अकाउंटेबिलिटी को फिक्स कर देते हैं। आते हैं डिसएडवांटेजेस। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सपोज करिए एक मैंने एग्जांपल ले लिया टाटा ग्रुप। टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, टाटा स्टील्स भी बनाती है, टाटा कार भी मैन्युफैक्चर करती है, टाटा सॉल्ट भी बनाती है, टाटा के बहुत सारे एनजीओज भी चलते हैं। ठीक है, अब टाटा कंपनी में हर एक अलग अलग प्रोडक्ट पे वर्क हो रहा है, तो होल एज ए टाटा ग्रुप को ना देख करके कई बार केवल प्रोडक्ट के बारे में लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसे केवल टाटा नमक है और टाटा कार है, दोनों तो टाटा का ही पार्ट है, लेकिन टाटा नमक अगर वर्क कर रही है तो कभी कभी वो भूल जाती है कि टाटा कार भी हमारा ही पार्ट है, वो टाटा ग्रुप को छोड़ देती है, वो केवल टाटा नमक के ऊपर काम कर रही है। तो वो क्या करते हैं, मेनली फोकस केवल अपने प्रोडक्ट पे करेंगे, ना कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो
पार्ट हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन भूल के केवल अपने डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस हो जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस में आ गया। कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद। क्या लगता है कि मेडिसिन वाले बोलते हैं कि हमारा कंपनी टेक्सटाइल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, टेक्सटाइल वाले क्या बोलते हैं कि कंपनी कॉस्मेटिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। तो हुआ क्या, कई बार अलग अलग प्रोडक्ट होने की वजह से इस बात में विवाद हो जाता है कि हमारी जो टॉप लेवल की ग्रुप है वो केवल कुछ पर्टिकुलर खास प्रोडक्ट पे ध्यान दे रही है, सबके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो इसके लिए उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एडवांटेजेस में एक पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कोई एडजस्टमेंट करना है तो वो एडजस्टमेंट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में तो होगी नहीं, किसी एक प्रोडक्ट में होगी। तो हम उस प्रोडक्ट को ले जा करके ट्रेनिंग दे देंगे और सबको अपना काम करने देंगे और इजीली उसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो हुआ क्या, फ्लेक्सिबिलिटी। वहीं पे अगर कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट लाना चाहती है, नया डिपार्टमेंट डालना चाहती है, तो और डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं, उनको बिना डिस्टर्ब किए एक नया यूनिट डाला जा सकता है। इसका मतलब कंपनी जब चाहे तब अपने प्रोडक्ट्स, लाइन ऑफ प्रोडक्ट, अपने ब्रांचेस को बढ़ा सकती है। तो ये रहे इनके एडवांटेजेस और वो डिसएडवांटेजेस। आइए सूटेबिलिटी पे काम करते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में ये सूट करता है। हमने आपको बताया जब मल्टी प्रोडक्ट या फिर मोर देन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट में कंपनी काम कर रही है, तो वहां पे सूटेबिलिटी पे काम किया जा सकता है। जहां पे मुझे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन की बात करनी हो कि स्पेशलाइज्ड होना है मुझे किसी प्रोडक्ट में, तो उस वक्त भी हम लोग डिविजनल स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं। और लास्ट, अगर कंपनी ऐसी है जो हमेशा नए नए प्रोडक्ट लाना चाहती है, नए नए चीज़ों को लॉन्च करती है, हमेशा एक नया प्रोडक्ट लेके मार्केट में आ जाती है, तो उसको डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए ताकि और डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब किए बिना हम आगे बढ़ सकें। तो ये रहा फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। बहुत माइन्यूट चीजें इस चैप्टर में हैं, इस टॉपिक में हैं। काफी ध्यान से आपको 2-3 बार इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, हम आपको आंसर्स देंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इन टॉपिक्स को ज्यादा डीप में पढ़ सकें। हम इस पे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।